लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था एटम्स के बारे में, चार्ज के बारे में, मैटर के बारे में, क्या होता है। ठीक है, ठीक है। और ये भी समझ में आया था कि इनिशियली कोई भी कोई भी मैटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसको चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, समझे बात। और अगर हम चार्ज करेंगे तो हम पता कैसे करेंगे कि चार्ज है कि नहीं, तो फिर वो डिवाइस भी हमने देखा कि कैसे पता करते हैं, जैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इससे हमें ये पता चलेगा कोई भी मैटर या ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके साथ कि हम किन किन तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, किन किन तरीकों से हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। बहुत बेसिक से, जो बेसिक होते हैं वो बेसिक तीन ही तरीके होते हैं। पहला रबिंग, या हम कहते हैं बाय फ्रिक्शन। दूसरा कंडक्शन, और तीसरा इंडक्शन। ठीक है, इसमें एक बेहतरीन सवाल है, ठीक है, जो मैं बाद में आपको पूछूंगा इंडक्शन रिलेटेड। जैसे अपने अपने घरों में देखा होगा, इंडक्शन गैस, इंडक्शन चूल्हा, इंडक्शन के बर्तन। ठीक है, हमने नाम दिया है उनका इंडक्शन। ठीक है, पर आप देखते होंगे कि आप बर्तन को उसके ऊपर रखते हैं, वो उस पर टच करता है। ठीक है, आपको लगता होगा कि ये तो कंडक्शन है क्योंकि बॉडी कांटेक्ट में है। फिर बाद में समझेंगे कि इसको इंडक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है रबिंग। इसको समझने के लिए हम एटम के बारे में थोड़ा और जानेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एटम्स की कुछ बेसिक जानकारी, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, मासेस होते हैं। ठीक है, और जो मास होता है प्रोटॉन का वो ज्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब हम और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, नंबर्स में समझेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, वापस से हम ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ये एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अच्छा, एक और चीज, ये जो भी ड्राइंग या जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, या फिर जैसे मैंने ये एटम ड्रॉ कर दिया, एग्जैक्टली एटम ऐसा दिखता नहीं है रियल लाइफ। ठीक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। बहुत इजी वे में बच्चों को समझ में आ जाए, चाहे जो भी लोग इसको समझना चाहे बहुत आसानी से समझे, इसलिए हमने सिंपलेस्ट मॉडल बनाया, इसको एक सर्कल के फॉर्म में दिखाया या स्फीयर के फॉर्म में दिखाते थ्री डायमेंशनल में। ठीक है, पर एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इस बात पे गौर फरमाइएगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक बात है, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम्स बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक बात है, अगर आप इंडिविजुअल मासेस की देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। स्टार्टिंग में मैंने ये डेटा आपको नहीं दिया ताकि लोड ना लगे कि इन चीजों को भी याद करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे डेटा कहानी की तरह याद हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, और इसमें एक चीज है कि इसमें कंपोजिशन भी देखना होता है। ठीक है, कि क्या कंपोजिशन है। अच्छा ठीक है, ऐसे समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि इनिशियली जो है ऐसा विश्वास था कि मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट है एटम, उसको दोबारा कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, बाद में ये क्लियरिटी हुआ
कि हाँ इसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है, यानी एटम को और तोड़ा जा सकता है। इनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जिसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम दिया गया। बाद में और चीजें पता चली जिनमें ये पता चला कि प्रोटॉन को भी तोड़ा जा सकता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, ओ सॉरी न्यूट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, सॉरी, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ा जा सकता है और इलेक्ट्रॉन को और तोड़ा नहीं जा सकता, यानी और छोटे भागों में बांटा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया, क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन को कहा गया फंडामेंटल पार्टिकल। इसको याद रखिएगा, फंडामेंटल पार्टिकल। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल भी कहा गया। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्वार्क्स। क्या है क्वार्क्स? आपके दिमाग में अगर सवाल आता है तो क्वार्क्स है सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, बेसिक बात है। क्वार्क्स क्या होता है? अच्छा, क्वार्क्स क्या है? जब आप प्रोटॉन, जैसे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, प्रोटॉन को देखें, प्रोटॉन के अंदर अगर आप झांकते हैं तो वहां पे आपको क्वार्क्स दिखेंगे, कुछ दिखता है जिसका नाम हमने दे दिया है क्वार्क्स, ठीक है। अब ये क्वार्क्स जो है वो इसके क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी क्वार्क से मिलके प्रोटॉन बना है। समझ में आई बात? उसी तरह न्यूट्रॉन में भी क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहां ड्रॉ करता हूं प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, दो आप, अच्छा ऐसे नहीं, ये ड्राइंग जो है शायद समझने में दिक्कत है। दो अप एक डाउन, ठीक है, दो डाउन एक अप। ये ड्राइंग देखिए, ड्राइंग देखिए आपको याद आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। अभी देखिए जो फेस बहुत खुशनुमा दिख रहा है आपको कि ये हैप्पी फेस है, ये है न्यूट्रॉन। मैंने बताया था न्यूट्रॉन क्या है, बच्चा है। बच्चे क्या होता है, हमेशा खुश। वो है प्रोटॉन। देख रहे हैं, टेंशन में लग रहा है प्रोटॉन। अच्छा देखिए कैसे, प्रोटॉन में दो अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होता है। कहने का मतलब होता है अप क्वार्क मतलब जिसकी पोजिशनिंग ऊपर की ओर है, यानी सपोज ऐसे सिंपल सिंपल वे में समझते हैं, सपोज कोई पार्टिकल है, ये ऊपर की ओर है या इसका रोटेशन ऊपर की ओर है, और डाउन मतलब ये पार्टिकल है, इसका रोटेशन नीचे की ओर है। ऊपर की ओर अप क्वार्क, नीचे की ओर डाउन क्वार्क, ठीक बात है, समझ में बात? तो प्रोटॉन में दो अप एक डाउन और न्यूट्रॉन में दो डाउन एक अप, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो क्वार्क्स की जो वैल्यू है, जैसे अप क्वार्क मैं लिख रहा हूं यहां, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की वैल्यू कितनी होगी और डाउन क्वार्क की वैल्यू कितनी होगी? तो अप क्वार्क की वैल्यू होती है +2/3 और डाउन क्वार्क की वैल्यू होती है -1/3। +2/3 किसके? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3 हिस्सा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 हिस्सा नेगेटिव डाउन क्वार्क। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है, देखते हैं वापस। अच्छा देखिए, अब आप कहेंगे कि इनके मिलने से ये कैसे बना, वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं, इधर ही कर लेते हैं, बाद में मिटा देंगे। जैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन में हमने क्या कहा, +1 चार्ज होता है। चार्ज की डिफिनेशन मैंने बता दी है कि चार्ज क्या होता है, बिल्कुल सस्ता और टिकाऊ। चार्ज की डिफिनेशन बता दी है। प्रोटॉन क्या होता है, +1 चार्ज होता है। हम देखते हैं मैंने क्या क्या कंपोजिशन क्या है इसके, प्रोटॉन के दो अप एक डाउन, तो दो अप डालो,
आपके चार्जेस क्या, 2/3 प्लस 2/3 और एक डाउन -1/3। अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो क्या आएगा, 3 2 2 माइनस ऑफ 1/3 -1, 4 - 3 सॉरी 4 - 1 3, 4 - 1 3/3 कट की वैल्यू क्या है, +1, यानी प्रोटॉन में कितना है, +1 चार्ज। ठीक है, सेम कैलकुलेशन अगर मैं न्यूट्रॉन के लिए करता हूँ, सेम चीज। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की क्या है, 0 चार्ज है। कंपोजिशन फिर देखते हैं क्या है कंपोजिशन, 2 डाउन 1 अप, तो डाउन कितने हैं, -1/3 -1/3 -1/3 +2/3। ठीक है, ऐसे भी आपको दिख रहा होगा, इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी दिख रहा होगा, पर ठीक है देख लेते हैं। -1 +2 वैल्यू कितनी मिली आपको, -2 + 2/3, यानी फाइनल रिजल्टेंट क्या होगा, 0/3। इसलिए चार्ज क्या है इसमें, 0 चार्ज। कोई साइन है क्या यहाँ पे, कोई साइन नहीं। ठीक है, इसलिए इसमें कोई चार्ज नहीं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छा, कंपोजिशन हमें समझ देखो, क्या क्या पता क्या अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया कि प्रोटॉन जो है और छोटे छोटे हिस्सों में टूट सकता है, जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। 2 टाइप्स के क्वार्क्स वहां पे मिले, एक अप दूसरा डाउन। अप की ओरिएंटेशन क्या है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर रोटेशन होता है इसका। ठीक है, और डाउन की नीचे की ओर, इसलिए डाउन क्या है इसको। ठीक है, और अप में जो चार्ज होता है वो +2/3 होता है, और डाउन में -1/3 होता है। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज्यादा होगा। मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.67 × 10⁻27 kg, जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.11 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, जबकि बाकियों को फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कहते। रीजन, क्योंकि इन्हें और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। ठीक बात है, समझ में बात। और ये हमने कैलकुलेशन करके देखा कि हाँ, इनके कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो प्रोटॉन के +1 चार्ज आते हैं और न्यूट्रॉन के 0 चार्ज आते हैं। ठीक बात है, समझ में आई बात। अगर इसको लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, देखिए कुछ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में आपको काम आएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ेंगे कि इसको चार्ज करेंगे कैसे। तो चार्ज करने के लिए फिर थोड़ी सी चीजों को और समझते हैं। एटम्स की बेसिक, मैंने स्टार्टिंग में कहा था एटम्स को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो एटम के अंदर क्या होता है, हमने क्या कहा, एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे मूव कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। अच्छा, और एक देखिए क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन हल्का है, जो प्रोटॉन जो कि अंदर बैठा हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो क्या है, भारी। अच्छा, एक चीज और मिस हो गया यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, इतना ही होगा वैल्यू। ठीक है, न्यूट्रॉन का भी मास उतना ही है जितना प्रोटॉन का मास है। आगे चल के हमें यह भी पता चलेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई अंतर है नहीं। समझ में बात, यहाँ से भी आप ऐसे देख समझ सकते हैं, ये अप है ये डाउन है, जस्ट इसको पलट दो तो न्यूट्रॉन बन जाएगा प्रोटॉन और प्रोटॉन बन जाएगा न्यूट्रॉन। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक बात है, तो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे घूम रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, अभी देखो, अगर हम इसको एक घर माने तो घर के अंदर बेडरूम में कौन है, बेडरूम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन। यानी आप कह ले कोर्ट यार्ड में कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब अगर घर के अंदर कोई भी आएंगे या किसी तरह की आवाज होता है या डोर बेल बजता है या कोई बाहर के गेस्ट आते हैं,
ठीक बात है। तो सबसे पहले कौन जाएगा, बेडरूम वाला या बाहर वाला? सबसे पहले जाएगा बाहर वाला। समझ में आई बात? तो जैसे ही आप कोई भी एक्सटर्नल आता है, ठीक है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि कोई एक्सटर्नल आया, किसी एक्सटर्नल की यहाँ से एंट्री, एक्सटर्नल, ठीक है, तो सबसे पहले कौन जाके देख चेक करेगा, इलेक्ट्रॉन। या ऐसे फैमिली की स्टोरी जो मैंने सुनाई थी उसके अकॉर्डिंग समझे तो सबसे पहले कौन जाके देखेगा, जो पिताजी है, ठीक है, क्योंकि वो बाहर है, वो देखेंगे पहले कि कौन आया। समझ में आई बात? ठीक है। उसी तरह अब वापस से हम चलते हैं फिजिक्स पे। अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर यानी जनरली मेटल, जिसके पास हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर किसे कहेंगे ये भी समझ लीजिए। जनरली मेटल होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है क्या, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने, अपने से फ्लो होने देने, ये एबिलिटी होती है, इसे हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी ऐसे समझते हैं। जब हम कोई कंडक्टर लेते हैं, हम क्या करें, हम चाहते हैं इसको चार्ज करना, क्या करेंगे, सबसे पहला मेथड हम समझते हैं। हम क्या किए, कोई कंडक्टर लिए ऐसे, यहाँ पे ऐसे कोई कंडक्टर लिए, हमने इसको किसी से रगड़ा, आपस में किसी से रगड़ा, कोई दूसरा कंडक्टर में लेता है या कोई दूसरी चीज यहाँ पे लेता है। ठीक है, जैसे एबोनाइट सिल्क, बुक में बहुत सारी चीजें एबोनाइट सिल्क रख रहे हैं, प्लास्टिक और बाल। ठीक है, जब आप रगड़ते हैं, जैसे आपने बचपन में देखा होगा, ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करा होगा कि बाल जो है, सूखे बालों में कंघी को रगड़ेंगे, फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसमें चिपकते हैं, देखा होगा आपने ऐसा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है इसको समझेंगे। जैसे ही आप रगड़ते हैं, इसका मतलब कि आप एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि आप जो रगड़ रहे हैं एनर्जी है कि नहीं, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये एक्सटर्नल एनर्जी से क्या होता है, ये एनर्जी किसके पास पहुंची, सबसे पहले बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसके पास एनर्जी आती है, क्या होता है, ये एक्साइट हो जाता है। ठीक है, एक्साइट हो जाता है, तो एक्साइट होकर क्या होगा, ये अपने ऑर्बिट से यानी अपने बाउंड्री से निकल के बाहर चला जाए। कैसे, जैसे कोई बाहर आया, बाहर का आया या डोर पे बिल बजता है, तो आप देखने जाते हो कि आखिर कौन है। उसी तरह जैसे एक्सटर्नल एनर्जी इसको मिलेगी, ये अपना रास्ता छोड़ेगा और निकल जाएगा बाहर। इसको फिजिक्स में कहते हैं जंप करना, वो जंप करता है। ठीक बात है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे जंप करके सरफेस पे आ जाए, यहां पे। अब इस पे याद रखिएगा, ये अपने ऑर्बिट से जंप करता है, ना कि कंडक्टर से निकल के बाहर आ जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा जब आप बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तब होगा ऐसा। ठीक है, जिसको स्पार्क कहते हैं। ठीक है, उस पर अभी हम नहीं जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सरफेस पे आ गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ सरफेस पे आ गया, तो ये क्या होगा, क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ सरफेस पे है, सरफेस पे आने की वजह से आपको क्या दिखेगा, यहाँ ये क्या हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक बात है, और चूंकि सरफेस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इसके अंदर के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके इसको भी सरफेस पे ले आएगा। ठीक है, सरफेस पे ले आया। समझ में बात? अब देखिए, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, जैसे कंघी वाले एग्जांपल से। जैसे कंघी से आपने रगा, ठीक है, फिर छोटे छोटे कागज से आपने टच करा, आप देखें कागज के टुकड़े कंघी से चिपकते हैं। ठीक बात है। अब कागज के टुकड़े कंघी से क्यों चिपके, उसका रीजन है ये, आपने रबिंग किया, एक्सटर्नल एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से जंप करके सरफेस पे आया, सरफेस पे आया और ये नेगेटिव चार्ज बन गया, और ये दूसरा वाला इसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज बना। ठीक है, उसके बाद दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। पर इसमें मैंने क्या बोला था, क्या इसमें ये पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव हुआ कौन सा नेगेटिव, नहीं पता कर सकते। गोल्ड रिफ्लेक्टर इसको बताएगा नहीं, नहीं बताएगा। कौन बता सकता है, वान डी ग्राफ जनरेटर ही बता सकता है इसमें
कि कौन सा पॉजिटिव हो या कौन सा नेगेटिव, या फिर रिलेटिवली आप एक दूसरे को रगड़ के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट से रगड़ के कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव हो रहा है उसमें नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज आपको करने पड़ेंगे, बहुत बार अलग अलग मटेरियल से आपको रब करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। समझ में बात यहाँ तक अच्छे से? वापस से देख लीजिए, क्लियर है? ठीक है, तो ये पहला मेथड है, कौन सा? रबिंग। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है, सरफेस पे आता है, ना कि कंडक्टर से बाहर आ जाता है। ये दिमाग में नहीं बैठाना है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के सीधा कंडक्टर से बाहर कूद जाएगा, ऐसा नहीं होता। रबिंग से, अगर ऐसा से होता, अगर आप खुद देखो, अगर ऐसा होता तो हम लोग रगड़ रगड़ के इलेक्ट्रॉन निकालते, स्पार्क दिखा देते आसानी से। ठीक है, समझ में आए बात? इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कब? जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे तो जंप करेगा, तो वो आपके स्पार्क के फॉर्म में दिखाई देगा, उसमें लाइटनिंग भी दिखाई देगी आप। समझ में आए बात? ठीक है, ये पहला मेथड क्लियर है, कौन सा? रबिंग। हमने समझ लिया क्या रबिंग क्या होता है, यानी रबिंग से, यानी फ्रिक्शन से हम किसी को कैसे चार्ज करेंगे, ये हम समझ। ठीक है, अगली बात। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन। जैसा रबिंग है वैसे ही कंडक्शन भी है। ठीक है, समझते हो उसको? जैसे रबिंग में हमने क्या किया था, एक दूसरे से रगड़ा, तो जिसकी वजह से जो है दोनों चार्ज हो गए। कंडक्शन में क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट को हमने पहले से चार्ज करके रखा है, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज करके रखा है सपोज, और हम क्या कराए कि इसको किसी दूसरे मटेरियल से ऐसे टच करा दिया। यहाँ पे एक दूसरा मटेरियल था, लेके आए मटेरियल, बोले तो कंडक्टर, लाके टच करा दिए। जैसे हम टच करा देंगे क्या होगा, ये चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में? टच कराने से ये ट्रांसफर हो गया इसका, और ये क्या हो गया, ये भी चार्ज हो गया। तो क्या कहते हैं, ध्यान देने वाली बात है, रबिंग में आप फ्रिक्शन करते हैं, कंडक्शन में आप क्या करते हैं, टच कराते हैं। टच होगा तभी चार्ज ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं। चाहे आप यहाँ पॉजिटिव ले लीजिए, चाहे यहाँ, अगर आप यहाँ नेगेटिव भी ले लें, सपोज अगर मैं यहाँ पॉजिटिव हटा के यहाँ पे नेगेटिव ले लूँ तो भी सेम होगा, कोई फर्क नहीं आएगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। कहाँ होगा, सरफेस से इसके सरफेस पे आ जाएगा, तो हो गया ये चार्ज। अब देखिए, स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल पूछा था, सेम बात। जैसे इंडक्शन में क्या होता है कि हम नाम इंडक्शन कहते हैं, ठीक बात है, पर अभी आपने सीखा कि कंडक्शन में टच करना पड़ता है चार्ज ट्रांसफर के लिए, ठीक बात है। तो जो इंडक्शन कुकर, इंडक्शन चूल्हा जो होता है, उसमें आप देखते हैं हीट ट्रांसफर होता है, टच से होता है, तो नाम कंडक्शन है, क्यों, सॉरी, नाम इंडक्शन क्यों, कंडक्शन होना चाहिए क्योंकि टच होके हो रहा है। समझ में ये बात? ठीक है, हीट ट्रांसफर में भी इसको कंडक्शन ही कहते हैं। अगर आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर कर रहे हैं बाय टचिंग देम, बाय मेकिंग कॉन्टेक्ट बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज हैविंग टू डिफरेंट टेम्परेचर, तो भी इस प्रोसेस को हम कंडक्शन ही कहेंगे। ठीक बात है, तभी हम इसको कंडक्शन ही कहेंगे। ठीक है, तो अभी भी मेरा वो सवाल जारी है, आप ढूंढिए, सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है, अब है इंडक्शन। ये कंडक्शन समझ में आए बात, कि आपको एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे को टच करा देना है, बस टच करा दीजिए, वो चार्ज हो जाएगा, बस हटा लीजिए। ठीक है, इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में टच नहीं करना होता है, विदाउट टच ही चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें सिलेबस में है, आईसीएससी के भी, और सीबीएसई में तो थोड़ी कम है, पर आईसीएससी में है। ठीक है, विदाउट टच, विदाउट टच कैसे चार्ज करते हैं, सिंपल। सपोज हमने कोई ऐसा स्फीयर लिया, ये ऐसे, ये स्टैंड है, ये इंसुलेटेड रॉड, ठीक है, और ये स्टैंड है।
सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, हम क्या करेंगे, कोई दूसरा स्फीयर अगर यहाँ लेके आते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के इन्फ्लुएंस की वजह से इसके सरफेस पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे। अगर हम क्या करें, टच नहीं कर रहे, बस सामने ही रखेंगे, क्या होगा कि इसके अंदर इसके ये, अच्छा ऐसा हुआ क्यों, ये प्लस इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। मैंने पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि अपोजिट क्या होता है, अट्रैक्ट और सेम रिपेल, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ठीक है, इसलिए अट्रैक्शन क्या कर फोर्स लगाएगा, ठीक है, फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ये अपने ऑर्बिट से जंप करके सरफेस पे आ जाएंगे और ये भी चार्ज हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, चार्ज। समझ आया बात, यहाँ पे टच नहीं करना है, सिर्फ इस चार्ज ऑर्बिट को इसको सामने रखना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, इस स्फीयर के इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाएंगे सरफेस पे और ये भी एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर बन जाए, ठीक बात है, समझ में आए बात, ठीक है। अगर अब हमको क्या कहते हैं, सर बोलते हैं सर हम इस जो है इसे नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज स्फीयर को हम पॉजिटिव करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिए एक वायर लिए और इसको ऐसे ग्राउंडिंग कर देंगे। ग्राउंडिंग कहने का मतलब होता है अर्थ के जोड़ना, अर्थ पे जोड़ना। अब अर्थ पे क्यों जोड़ते हैं, तो अर्थ जो है एक लार्ज रिजर्वर है किस चीज का, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई, क्यों है, क्योंकि अर्थ के पास अर्थ में क्या है, वाटर है, मिनरल्स है, ठीक है, जो फ्री आयंस बहुत हाई अमाउंट में अवेलेबल कराते हैं, जिसलिए हम कहते हैं अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन का हाई रिजर्वर है, ठीक बात है। इसलिए जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को देंगे इलेक्ट्रॉन वापस मूव हो जाएगा। सर जी इलेक्ट्रॉन मूव किया, यहाँ जो प्रोटॉन था वो क्यों नहीं गया, फिर याद रखिए मास बहुत ज्यादा है, हिलने में बहुत कष्ट होगा इसको, तो ये जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन फट से चला जाएगा, हल्का है, धक्का मारिए चला जाएगा, समझ में बात। तो इस प्रोसेस, इस तरीकों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्राउंडिंग, क्या बोलेंगे इसको, ग्राउंडिंग। मन में फिर अगर ये सवाल आता है सर जी मेरा, कि अगर मान लिया जाए ऐसा मन करे कि इस पॉजिटिव वाले को हम ग्राउंडिंग कर देते हैं, इसको हम ग्राउंडिंग करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव वाला जाएगा क्या, आसानी से तो नहीं जाएगा, बहुत धक्का मारने के बाद ये जाएगा, लेकिन जब ये जाएगा तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन भी खींच के ले आएगा ऊपर सरफेस। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये रिजर्वर किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का रिजर्वर है, ये इसको अट्रैक्ट करके ऊपर अपने सरफेस पे लेके आ जाएगा। तो एक तो मेहनत भी करा हमने, पॉजिटिव को भगाया नेगेटिव लाने के लिए, ठीक है, और ये तो वापस ये जैसे पॉजिटिव आया ऊपर से ये नेगेटिव भी आ गया, उससे अच्छा तो ये तो सस्ता तरीका है ना, कि ज्यादा खर्चा भी नहीं है, बस सामने लाओ ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और पॉजिटिव करना है तो बस ग्राउंडिंग कर दो पॉजिटिव हो गया, ये थोड़ा उल्टा पड़ रहा और मेहनत भी ज्यादा, समझ में बात, ठीक है। तो जो जिस डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ वान डी ग्राफ जनरेटर, वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। वान डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है, इंसुलेटेड रॉड स्टैंड और ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है। आपने टेस्ला कॉइल का नाम सुना होगा, टेस्ला कॉइल भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है, वान डी ग्राफ जनरेटर पे, ठीक बात है, समझ में आए। तो हमने समझा रबिंग, कंडक्शन, इंडक्शन, अच्छे से समझ में आया, कैसे इंडक्शन करते हैं, ग्राउंडिंग किसे कहते हैं, ग्राउंडिंग क्या करते हैं, ग्राउंडिंग पॉजिटिव को करने से क्या होगा, नेगेटिव को करने से क्या होगा, क्या फायदा क्या नुकसान। अच्छा एक और चीज, बेसिक सी बात, जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी बहुत सारी चीजें एग्जैक्ट नहीं, बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं है, चीजों को आप बेहतर से समझ, क्यों नहीं है, देखो मैं बच्चों को ऐसे ही बताता हूँ कि साइंस की डेफिनेशन ही यही कहती है, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, शायद समझ में आए, यहाँ लिख दो, क्या, इट इज एन
prox information about any matter, energy or their interaction। ठीक है, साइंस की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज एन अप्रॉक्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, यानी मैटर और एनर्जी के बीच की इंटरेक्शन। ठीक है, एक किसी भी दो चीजों के बीच की इंटरेक्शन, इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप साइंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक अप्रॉक्स अंदाजा आपको देता है, बिल्कुल सटीक नहीं देता। ये डेफिनेशन ही है साइंस की। समझ में आया बात? मैं वापस बोल देता हूँ, साइंस क्या है? इट इज एन अप्रॉक्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, एनर्जी और इंटरेक्शन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच के इंटरेक्शन के बारे में भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप साइंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं देता है, अप्रॉक्स इंफॉर्मेशन देता है। दैट्स हाउ वी स्टडी देम। और एक चीज और मैंने यहाँ पे बताई कि जैसे ये जो शेप है हमने बताया, ये शेप भी सटीक नहीं है, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं। समझ बात? तो कितना अप्रॉक्स है सर जी? 90% अप्रॉक्स होगा। ठीक है, अच्छा, और चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई में समझते, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, वो इमेजिन कर सके हाँ ऐसा होता। ठीक है, रियलिटी में जाकर चीजें, बहुत सारी चीजें चेंज होती है। यहाँ से चीज समझ में आई, कोई दिक्कत है तो पूछे। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया पर मैं डिक्टेट कर देता हूँ अगर आपको लिखना हो तो। साइंस इट इज एन अप्रॉक्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, इसको हम साइंस कहते हैं। ठीक बात है, समझ में आई? हमने क्या समझा कि फंडामेंटल पार्टिकल किसको बोलेंगे? ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को तोड़ा जा सकता है, तोड़ के क्या होगा, उसके अंदर क्या मिलेंगे? क्वार्क्स मिलेगा, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। क्वार्क्स की वैल्यू +2/3 होगी, +2/3 चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, डाउन क्वार्क्स के -1/3 होगा इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के। इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है? तो 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बता रखी हैं आपको। समझ में आई बात? ठीक है, और प्रोटॉन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। अच्छा, ये नहीं समझ में आया तो ये भी वापस से समझ लो। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब छोटा, एटम के अंदर भी छोटा पार्टिकल, जिसको कह दिए सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, समझ में आई बात? और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम क्वार्क्स है। फिर अच्छा, एक और सवाल मन में अगर आ रहा हो कि क्वार्क्स के और बाद भी कुछ छोटा होता है, तो हाँ होता है। ऐसे 48 पार्टिकल्स और अंदर जाएंगे तो 48, उनको क्वांटम पार्टिकल्स कहते हैं। उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो लंबा डिस्कशन का टॉपिक। ठीक बात है, सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, कैसे चार्ज करेंगे, कैसे ये होता है, किन किन तरीकों से चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद क्या होता है, ये एक मजेदार बात है। क्योंकि अब आप जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिए, ठीक है, तो उसके बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। मैंने कहा था चार्ज की डेफिनेशन क्या, कि चार्ज इज एन आइडिया टू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होगा तभी उसमें अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होगा। इस आइडिया को हम फिर वहां इम्प्लांट करते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है यहाँ तक? ठीक बात है, देख लीजिए कैसे कैसे चार्ज होता है, क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है,